Good morning, students. Hope you all are well and safe. So, today we are going to continue our previous topic, which is consumer awareness. In previous class, we have already discussed about need for consumer awareness, types of consumer exploitation, causes of consumer exploitation. Now, in this part, we are going to learn about solutions of consumers exploitation. So first is consumers education. Consumer education and awareness is the most important measure for the solution of exploitation. अब जो क्या solution है, सबसे पहला कंज्यूमर का एजुकेटेड होना. अगर कंज्यूमर एजुकेटेड है, अवेयर है अपने राइट्स को लेकर, तो वो एक सबसे अच्छा उपाय है किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचने का. फिर है परचेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स. सेवरल types of goods are available in the market. Goods which are marked as ISI mark, H mark and hallmark are considered standardized good. अब जो हम गुड्स ख़रीदने जाते हैं बाज़ार में, परचेज़ करने जाते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या चेक करना चाहिए हमें, ISI मार्क है कि नहीं है. जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्रेशर कुकर लेने गए हैं तो हमें उसमें सबसे पहले ISI मार्क चेक करना चाहिए. अगर नहीं चेक करेंगे, है ना, वो स्टैंडर्डाइज गुड अगर नहीं होगा तो किसी भी तरह का एक्सीडेंट को फेस करना पड़ेगा हमें. वो ब्लास्ट हो सकता है. तो किसी भी एक्सीडेंट को अवॉइड करने और किसी भी तरह की चीटिंग को अवॉइड करने के लिए हमें ISI मार्क जो है वो चेक करना चाहिए. अब एज मार्क जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और हॉल मार्क जो है वो ज्वेलरी से रिलेटेड है. तो जब भी हम ज्वेलरी लेने जाएँ गोल्ड की, तो गोल्ड ज्वेलरी हमेशा हॉल मार्क वाली ज्वेलरी लेने से हम किसी भी तरह की चीटिंग से बच सकते हैं. फिर है टेकिंग कैश मेमो और रिसिप्ट. तो टू टेक कैश मेमो अलॉन्ग विद द परचेज ऑफ गुड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्यों ज़रूरी है देखो कैश मेमो लेना, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रूफ रहता है पहली बात तो कि हमने आपकी दुकान से, उसी दुकान से ख़रीदा है ना, क्योंकि रिसिप्ट में उस दुकान का नाम रहेगा. और फिर कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसे एक्सचेंज करा सकते हैं, या वो चीज़ वारंटी पीरियड में है तो हम उसको रिप्लेस भी करा सकते हैं. तो हमारे पास एज अ प्रूफ कैश मेमो या रिसिप्ट उस गुड का होना ही चाहिए. नेक्स्ट है not to be lured by advertisement. Big companies publicize their product by attractive advertisement through television or other media. Before purchasing of good, the consumer should completely verify its quality, प्राइस एंड क्वांटिटी एक्सेट्रा. अब क्या होता है कि बड़ी कंपनीज़ क्या करती हैं, टीवी पे पब्लिसिटी के लिए एडवर्टीज़मेंट देती हैं. फिर हमें क्या करना चाहिए, परचेज़ करने से पहले उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि वो उस उतने प्राइस वो उसका होना चाहिए, वो सही क्वांटिटी में हमको मिल रहा है या उसकी क्वालिटी कैसी है. इन सब चीज़ों को हमें मतलब लालच में नहीं पड़ना चाहिए, है ना. सिर्फ किसी की पब्लिसिटी देख के या किसी का ऐड देख के हमें उससे अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. पहले हमको खुद वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये सही प्रोडक्ट है या नहीं है. फिर है टू वेरीफाई द एक्सपायरी डेट. अब जब whenever we purchase a medicine we should always check the expiry date. जब भी हम दवाई वगैरह लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमको उसका एक्सपायरी डेट देख लेना चाहिए कि कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया, है ना. कभी धोखे से हमें एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन उठा के नहीं लाना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें क्या है, सॉल्यूशन है ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के लिए. सो अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स मूवमेंट. तो कंज्यूमर मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, कौन कौन से ईयर में कौन कौन से एक्ट पास हुए कंज्यूमर मूवमेंट को लेकर, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो पहला है द कंज्यूमर मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ड्यू टू द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट होने की वजह क्या थी, क्योंकि कंज्यूमर्स जो थे वो बहुत डिससैटिस्फाइड थे. जो मार्केट में उनके साथ हो रहा था उससे बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड थे. For the first time in 1955, Essential Commodities Act was passed. अब Essential Commodity Act was passed in 1955. लेकिन उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी उनको, क्या रीज़न था, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग होने की वजह से, लैक ऑफ
फूड स्टफ़ जो ज़रूरी चीज़ें थी, रोज़ की चीज़ें थी, उनकी कमी हो जाना, फिर ब्लैक मार्केटिंग कर देना, अडल्ट्रेशन कर देना, मिक्सिंग कर देना, है ना, उसमें मिलावट करना खाने की चीज़ों में, इन सब चीज़ों को क्या है कंज्यूमर बहुत दिनों से फेस कर रहा था। और फिर इसको देख कर कि ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट पास किया गया ताकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हर किसी को मिल सके। फिर आफ्टर दिस इन 1976 वेट एंड स्टैंडर्ड मेजर एक्ट वॉज पास टू सिस्टमाइज द मेजरमेंट एंड द वेट। अब क्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मिलावट जो हो रही थी या ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही थी, है ना, जो सप्लाई ना होना, चीज़ों को रोक देना, तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे ये एक्ट लगने से कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। लेकिन अभी भी क्या हो रहा था कि जो मेजरमेंट है वो सही नहीं करना, वेट कम ज़्यादा बताकर कम वेट दे देना। तो जब ये 1976 में वेट एंड स्टैंडर्ड मेजर एक्ट पास हुआ तो इन सारी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान गया कि इस तरह की चीटिंग भी कंज्यूमर के साथ ना हो। फिर क्या होता है, ये एक्ट भी पास होने के बाद क्या होता है, द आफ्टर दैट इन 1986 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में एक और एक्ट पास किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, वो किस लिए पास किया, ताकि क्या हो सके, किसी भी तरह की कंप्लेन जो कंज्यूमर करता है उस पर जल्दी एक्शन हो सके और उसको बहुत जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए लीगल प्रोसीजर के थ्रू, और बहुत ही इजी लीगल प्रोसीजर के थ्रू उनकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो निकाल पाए, है ना। दिस एक्ट इज़ फेमस एज कोपरा। अब जो 1986 में जो एक्ट पास हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसको कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक्ट जो है वो जुडिशरी सिस्टम उसका कैसा था, वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे जो भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट होते थे, प्रॉब्लम्स होती थी, वो सॉल्व करता था लीगली। ठीक है, फिर आते हैं इन इंडिया 24 दिसंबर इज़ सेलिब्रेटेड एज द नेशनल कंज्यूमर्स डे। अब 24 दिसंबर को हमारे इंडिया में क्या मनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम आते हैं कंज्यूमर्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंज्यूमर्स के राइट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। अब सेफ्टी जो है वो पहले आती है हर चीज़ में। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले अपनी सेफ्टी देखेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि जैसे हम प्रेशर कुकर लेते हैं तो उसमें ISI मार्क चेक करेंगे। अगर ISI मार्क नहीं है तो हम वैसा प्रोडक्ट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी उसमें एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, फिर आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, वो कहाँ बन के आया है उसका एड्रेस भी हमारे पास होना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकें। अब है राइट टू चूज़। अब हमें अपनी चीज़ जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो हम अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, कोई हमको फ़ोर्स नहीं कर सकता है। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है कि अगर हमको गैस चूल्हा दे रहे हैं तो हमको अगर बर्नर नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी है, और कोई हमें फ़ोर्स कर रहा है कि नहीं आप ये भी ले लो, तो ऐसे कोई फ़ोर्स नहीं कर सकता है। हमें जितना जो क्वांटिटी में जो सामान चाहिए हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, कोई हमें फ़ोर्स नहीं कर सकता। फिर है द राइट टू रेडरेसल। तो इसका मतलब होता है निवारण, रेड्रेसल करना, निवारण करना। ठीक है, तो जैसे अगर कभी हम किसी हॉस्पिटल में गए हैं और ट्रीटमेंट में कोई लापरवाही हो गई तो हम उनसे कंपनसेशन मांग सकते हैं, रेड्रेसल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हक है। अब हम आते हैं ड्यूटीज़ पे कि कंज्यूमर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं।
तो पहली ड्यूटी है टू टेक बिल, रिसिप्ट, गारंटी कार्ड एक्सेट्रा एंड टू प्रिजर्व देम केयरफुली। अब जो भी हम दुकानदार से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी गुड्स लेते हैं, तो उसका बिल, रिसिप्ट या गारंटी कार्ड जो भी है उसको अच्छे से संभाल के रखना चाहिए, ताकि कभी हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ रिप्लेस कराना है या कोई कंप्लेन है उस प्रोडक्ट से, तो हम जाकर दुकानदार को वो बिल या गारंटी कार्ड या रिसिप्ट दिखा सकें। फिर दूसरा है टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द कंजप्शन अकॉर्डिंग टू द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। अब जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि टमाटर बहुत महंगे हैं, तो आपको थोड़ा कम मात्रा में उसका यूज़ करना चाहिए, ताकि थोड़े दिनों बाद अपने आप सप्लाई जब बढ़ने लगेगी तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे। तो जैसी सप्लाई है, अगर ज़्यादा सप्लाई है तो वो ऑलरेडी कम रहेगा प्राइस, और अगर सप्लाई रुक जाती है तो प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। तो हमको अपनी समझदारी से उस प्रोडक्ट का, उस कमोडिटी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फिर है टू हैव द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। अब जो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन लॉ है उसके बारे में जानकारी रखना कि हमारे क्या क्या उस लॉ के अंतर्गत हमारे क्या क्या राइट्स हैं, है ना, तो ताकि हम कभी धोखे में ना आ पाएँ, किसी भी तरह से चीटिंग ना हो पाए हमारे साथ। फिर है टू परचेज गुड्स आफ्टर चेकिंग द मार्क्स लाइक ISI मार्क, एज मार्क, हॉल मार्क एंड वुल मार्क एक्सेट्रा, ठीक है। अब गुड्स लेने जाते हैं, ISI मार्क चेक करिए, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है एज मार्क, हॉल मार्क है ज्वेलरी से रिलेटेड, फिर वुल मार्क है वूल से जब ऊनी कपड़े वगैरह या ऊन जो होता है ना, वो वुल मार्क लगा हुआ रहता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमारी ये ड्यूटी है कि हमें खुद सतर्क रहना है, खुद देखना है कि हमारे साथ चीटिंग ना हो। हमें कोई आकर नहीं बताएगा, तो हमें खुद अपनी सावधानी रखना है, पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठाना है, हमें अपने जो भी राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो हमें पता होना चाहिए। और यहीं पे आपका जो चैप्टर है कंज्यूमर्स अवेयरनेस वो ख़त्म होता है। कोई भी डाउट होगा तो जब स्कूल रीओपन होंगे तब मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूँगी।